नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज के विषय पर चर्चा करने के पहले छोटी सी अपील जो मैं हमेशा करता हूं, और अपील यह है कि इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें आप जाएंगे तो वहां आपको एक बटन मिलेगा, एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो सत्यहिंदी.com को काफ़ी मदद मिलेगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता, जिस तरीके से सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता पर ग्रहण लगा हुआ है, वैसे में सच को सच कहने की हिम्मत हमें मिलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है आप हमें सहयोग करते रहें। तो अब बात करते हैं आज के विषय के ऊपर। रघुरमन राजन भारत के रिजर्व बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके चेयरमैन रह चुके हैं, उनके गवर्नर रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी के बहुत करीब हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने उनके साथ एक वीडियो चर्चा भी की थी। रघुरमन राजन का ये कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन का जो आर्थिक असर होने वाला है वो भारत को महातबाही की तरफ ले जाएगा। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल बेहतर करने के लिए उचित कदम उठाए जाए, बल्कि भारत के अंदर, देश के अंदर जो सबसे टैलेंटेड लोग हैं अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जिनका अनुभव है, जो संकटों में भारत को बाहर निकाल कर लाए हैं, ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व करना चाहिए था और उनकी मदद लेनी चाहिए थी। हालांकि उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि ऐसे लोगों की मदद ली जा सकती है। हो सकता है आपको ये लगे कि रघुरमन राजन राहुल गांधी के करीबी हैं, कांग्रेस पार्टी के करीबी हैं, उनके ज़माने में रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, तो उनकी बात आपको बायस लग सकती है। तो उनकी बात को अगर हम किनारे रखते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके सामने तस्वीर पेश करूंगा वो रघुरमन राजन के वक्तव्य से अलग बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा भयावह तस्वीर के संकेत मिल रहे हैं। मैं आपके सामने 4 सोर्सेस के हवाले से बातें करूंगा। एक सोर्स है वो है मिंट मैगजीन, जो अर्थव्यवस्था की मैगजीन है, आर्थिक विषयों पर जो खबरें करती हैं। दूसरा गोल्डमैन सैक्स, तीसरा फिच सॉल्यूशन और चौथा आर्थर द लिटिल। ये वो लोग हैं जो जाने माने हैं रिसर्च में और साथ ही साथ कंसल्टेंसी फर्म्स के नाम पे। सबसे पहले मिंट क्या करता है, ये 10 इमर्जिंग मार्केट्स को लगातार कंटिन्यूसली ट्रैक करता है। 10 इमर्जिंग मार्केट जिसमें रूस, थाईलैंड, चीन, मलेशिया, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, ब्राजील, भारत, टर्की और मैक्सिको। और कुछ समय के बाद ये जानने का प्रयास करता है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है और वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। मिंट इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर का ये कहना है कि इन 10 देशों में भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो 8वें नंबर पर है और भारत से नीचे सिर्फ टर्की और मैक्सिको है। उनका कहना है कि 2 ऐसे इंडिकेटर हैं जो इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से नीचे की तरफ खींच रहे हैं। एक उनका कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI, अक्सर आप सुनते होंगे, और दूसरा मर्केंटाइज एक्सपोर्ट। एक तरीके से आप ये मानिए कि जो समाज के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो चीजें मार्केट में बिक रही हैं उनकी खरीदारी, और दूसरा जो देश सामान बनाकर दूसरे देशों में बेचता है यानी एक्सपोर्ट। मिंट इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर का यह कहना है कि अप्रैल के महीने में जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में जो गिरावट है वो 60% की गिरावट है। अमूमन 2-1% की गिरावट देखी जाती है। 60% की गिरावट का मतलब, आप अगर रघुरमन राजन के शब्दों का इस्तेमाल करें तो कैटास्ट्रॉफिक है, यानी महातबाही की गिरावट है। ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में गिरावट की बात है। जो भारत में 60% है, लेकिन मिंट इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर के हिसाब से जो बाकी के देश हैं यानी रूस, थाईलैंड, चीन, मलेशिया, इनका जो एवरेज आउट निकालते हैं तो 5 से 25% यानी बाकी के देशों में 5 से 25% की मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में गिरावट है, जबकि भारत में 60% की गिरावट है, ये दिखाता है। उधर जो PMI है
यानी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। हमारे वो दर्शक जो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे कि दरअसल ये कौन सी बला आ गई, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो परचेज मैनेजर्स होते हैं दरअसल वो तय करते हैं कि कितनी चीज़ें खरीदनी है और किस हिसाब से खरीदनी है। अगर उनकी कंपनी की हालत ठीक नहीं होती है या मार्केट की हालत ठीक नहीं होती, फिर वो तय करते हैं कि भाई हमको इतनी ही 4 चीज़ें खरीदनी है और इतनी, इससे ज़्यादा नहीं खरीदनी। उसके आधार पर जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं वो एक अंदाज़ा लगाने का प्रयास करते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है या कितनी नहीं है, या लोग खरीदारी किस हद तक कर रहे हैं, किस हद तक नहीं कर रहे। तो मिंट इमर्जिंग मार्केट ट्रैकर के हिसाब से जो मर्केंडाइज जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI है, ये 27.4% है। यानी 10 देशों में भारत की जो PMI है वो सबसे निचले पायदान पे सबसे कम है। चीन सबसे ऊपर है, उसका इंडेक्स डेटा कहता है 50.8%, भारत का 27.4%, और जो बाकी के देश हैं उनका रेंज आप मान के सकते हैं 27.5 से 36.8%। महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि बाकी देशों में क्या, महत्वपूर्ण बात ये कि इन दोनों यानी एक्सपोर्ट में और मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों में ही भारत जो है वो बॉटम पे सबसे नीचे है। अब ये 2 ऐसे डेटा हैं जिनके आधार पे आप बड़े आराम से कह सकते हैं अगर आपका एक्सपोर्ट में भयानक गिरावट है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अगर परचेजिंग अगर भयानक गिरावट नजर आ रही है, लोगों की खरीदारी में अगर गिरावट नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रही है जो बड़े गहरे संकेत देती, बहुत गहरे खतरे की तरफ इशारा करती है। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है मिंट का जो ट्रैकर है वो बहुत सही ना हो, लेकिन जो बात मिंट कह रहा है वही बात अगर आप गोल्डमैन सैक्स की जो स्टडी आई है भारत को लेकर 17 मई को, गोल्डमैन सैक्स कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, भारत की अर्थव्यवस्था में मार्च से जून के महीने में भारत की अर्थव्यवस्था में 45% की सिकुड़न देखी जाएगी। 45%, जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जो दरअसल बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के रोंगटे खड़े कर देगा, और शायद इतनी बड़ी गिरावट किसी भी क्वार्टर में, भारत के किसी भी क्वार्टर में इतनी बड़ी गिरावट भारत की अर्थव्यवस्था में कभी शायद नहीं देखी गई। 45% की गिरावट जून के क्वार्टर में, और फिर इसके आधार पर आकलन करता है कि साल जो वित्तीय वर्ष है 2020 और 2021, इस साल में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें 5% की ओवरऑल गिरावट आएगी। यानी बजाय ग्रो करने के भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अगर आप ध्यान से देखें तो 2004 से लेकर 2011 तक वो 8% के हिसाब से ग्रो करती रही, 7% के हिसाब से ग्रो करती रही। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी 8% के हिसाब से ग्रो कर रही थी, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़े थे, 8%। 5% की सिकुड़न का मतलब ये कि ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है, ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई, नकारात्मक हो गई, बजाय ग्रो करने के अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट यानी सिकुड़न देखी जा सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है। और मार्च से जून का ये वो समय है जबकि भारत के अंदर कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। ये लॉकडाउन कब खत्म होगा अब इस बात का अंदाजा नहीं लगाया सकता। लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी गोल्डमैन सैक्स का आकलन है कि 45% की सिकुड़न होगी, यानी लगभग आधी अर्थव्यवस्था आपकी सिकुड़ रही है। अब अगर, लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ भारत के बारे में नहीं है कि सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में सिकुड़न आ रही है। मैं आपको बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था में तो सिर्फ 5% की गिरावट की बात की जा रही है, सिकुड़ने की बात की जा रही है। थाईलैंड के बारे में कहा है उन्होंने कि 6.6% सिकुड़न आएगी, मलेशिया में 5.5% की सिकुड़न होगी, मैक्सिको में 5.6% की सिकुड़न होगी, रूस में 5% की सिकुड़न होगी। अकेला चीन है देश जिसमें 3% की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का कहना है। जो बात गोल्डमैन सैक्स और मिंट ट्रैकर कह रहा है लगभग उसी तरीके की बात फिच सॉल्यूशन है। ये दरअसल इंडस्ट्री और मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च संस्था है और पूरे देश भर की तमाम देशों की अर्थव्यवस्था का आकलन करके अपनी रिपोर्ट पेश करता है, उसके आधार पर अंदाजा लगता है। फिच का यह कहना है कि पिछले दिनों जो भारत के प्रधानमंत्री ने 21 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज या स्टिमुलस पैकेज दिया और जिसकी वाहवाही
मोदी जी के और बीजेपी के तमाम भक्त कर रहे हैं कि इतना बड़ा पैकेज तो देश के इतिहास में कभी, ये बात सच है, इतना बड़ा पैकेज देश के इतिहास में कभी नहीं मिला। और उससे ये कुछ लोगों के मन में ये उत्साह पैदा हो गया कि अब तो भारत की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ने लगेगी और कोरोना और लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ऐसे लोगों के लिए एक बुरी खबर है। फिच सॉल्यूशंस का कहना है कि दरअसल जिस 21 लाख करोड़ के पैकेज की बात की जा रही है, इसमें सिर्फ 2 लाख करोड़ ऐसा है जो देश की अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए पैसा लगा, यानी बाकी के जो चीजें हैं वो हकीकत में है, वो या तो पहले बजट में अनाउंस की जा चुकी है या सरकार पहले उनके बारे में जानकारी दे चुका है। यानी हकीकत में सिर्फ 2 लाख करोड़ का जो फिस्कल है या जो पैसा है वो सरकार अपनी जेब से खर्च करके अर्थव्यवस्था में ला रही है। उनके मुताबिक ये बहुत कम है और अगर फौरन कदम नहीं उठाए गए, फिच का ये कहना है कि अगर फौरन कदम नहीं उठाए गए तो भारत की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट है उसकी गति और तेज हो सकती है। इसी के साथ साथ ये जो रिपोर्ट आई है ये 20 मई को आई है, यानी अभी एक दिन पहले की रिपोर्ट है, तो बिल्कुल लेटेस्ट है। इसी के साथ साथ 20 मई को एक दूसरी संस्था की रिपोर्ट आई जिसको कहते हैं ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है, जिसका नाम है आर्थर डी लिटिल। अगर इसके आंकड़े मैं आपको बता दूंगा तो शायद आप बेहोश भी हो सकते हैं। बेहोश इसलिए क्योंकि जरा दिल थाम के इन आंकड़ों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आर्थर डी लिटिल की जो रिपोर्ट आई है, भारत के स्पेसिफिक जो रिपोर्ट आई है, उसका कहना यह है कि भारत में 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जाने वाली है, जा रही हैं या टोटल इतनी नौकरियां जाएंगी भारत में 13.5 करोड़। आर्थर डी लिटिल ये भी कहता है कि 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। भारत जिसने पिछले 15 सालों के अंदर बड़ी तेजी के साथ एक नया मिडिल क्लास पैदा किया है, करीब 30 से 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी ग्रो कर रही थी और इसीलिए भारत के बारे में कहा जा रहा था कि भारत लंबे समय तक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चीन से टक्कर देता हुआ नजर आ रहा था। और एक समय ऐसा भी आया था जब भारत चीन से आगे निकल गया था, लंबे समय तक नंबर 2 था। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो साइज है वो जो 5वें स्थान पर था वहां से फिसलकर वो 3रे स्थान पर आया था। यानी इस नजरिए से दुनिया भारत की तरफ देख रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर बेहतर होगी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। और आज हालत यह है कि उसी भारत में कोरोना की वजह से, और सिर्फ कोरोना नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कोरोना के संकट के पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिलने लगी थी। हमारे जो आंकड़े थे, जो बेरोजगारी का आंकड़ा था, सीएमआई ने जो आंकड़ा दिया था वो बताता था कि 40 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी की दर कभी नहीं हुई थी। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, हमारा जो एक्सपोर्ट था, हमारा जो इंपोर्ट था, वो सब नीचे जा रहा था, इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा था। तो ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से, कोरोना ने भारत की उस आर्थिक जो गिरावट हो रही थी उसको और तेज कर दिया है और उसमें इतनी भयानक गति पैदा कर दी है कि अब भारत के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के उद्योग धंधे बंद होंगे, लोगों की फैक्ट्रियां जाएंगी, क्योंकि आगे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा इन रिपोर्ट से साफ नजर आता है। तो मैंने आपको बताया कि आर्थर डी लिटिल की अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएंगी, 12 करोड़ लोग बेरोजगार जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाएंगे, और तक जो भारत की जीडीपी है जिसके बारे में गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 5% उसमें सिकुड़न आएगी, यानी 5% की नेगेटिव ग्रोथ होगी गोल्डमैन सैक्स के तर्ज पर। लेकिन उससे ज्यादा संख्या के बारे में आर्थर डी लिटिल कहता है कि 10.8% की नेगेटिव ग्रोथ होगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था 10.8% की सिकुड़न आएगी उसके अंदर। अब इसका क्या खमियाजा मिलेगा आप समझ सकते हैं कि भारत में $1 ट्रिलियन का घाटा भारत की अर्थव्यवस्था को लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जिस भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि 2.75 है और कहा जा रहा है कि अब तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं, बहुत जल्द 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे, 2000 ये आंकड़ा लगाया जा रहा था, तो वो सारे ख्वाब रह जाएंगे। और दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसको अपने पैरों पर खड़ा होने में लंबा वक्त लगेगा।
आर्थर डी लिटिल का कहना है कि अगर वाकई में भारत को इस संकट से गुजरना है, अगर कोरोना की इस मार से गुजरना है, लॉकडाउन के इस मार से अगर आपको गुजरना है और देश की अर्थव्यवस्था को अगर वाकई आप बेहतर करना है, तो भारत को कम से कम 10% अपनी जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा। और ये विशुद्ध तौर पर वो नहीं जो नरेंद्र मोदी जी ने 21 लाख करोड़ का दिया है, उससे नहीं काम चलने वाला। इनका कहना है कि अतिरिक्त आपको देना पड़ेगा और सीधे लोगों को पैसा देना पड़ेगा ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ सके। फैक्ट्रियों को देना पड़ेगा, उद्योग धंधों को देना पड़ेगा, मिडिल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको देना पड़ेगा और जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको देना पड़ेगा। जब इन लोगों के हाथ में पैसा आएगा और जब ये खर्च करना शुरू करेंगे तब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जो किया गया है वो एक तरीके का छलावा, तो बहुत गहरा शब्द होगा, लेकिन हकीकत में वो 21 लाख करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख करोड़ है। ऐसा जो है वो ये तमाम जो फिच है सॉल्यूशन या दूसरे लोग इस बारे में कह रहे हैं। तो जो बात जहां से मैंने बात शुरू की थी, यानी रघुरमन राजन की बात, कि इस महामारी महातबाही को लाने वाला है और इस महातबाही से भारत तभी निपट सकता है जब भारत के वो महान टैलेंटेड लोग जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत करीब से समझते बूझते हैं, अगर उनको इकट्ठा करके उनकी ताकत उनकी मेधा को लगाया जाएगा तभी भारत इस महातबाही से बच सकता है। लेकिन अभी तक का जो अनुभव है वो अनुभव साफ तौर पे कहता है कि मोदी जी की सरकार जो है वो किसी भी इस तरीके के टैलेंटेड लोगों को जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है या उनकी विचारधारा से जुड़े नहीं है, उनकी मेधा उनके टैलेंट का इस्तेमाल करती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। ये भयानक दौर है और ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था, देश की हालत को सुधारने के लिए सबका सहयोग उन्हें लेना चाहिए। लेंगे इसमें मुझे शक है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।